हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट है, इसमें भाई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यूटेट पेपर 1 के लिए लगातार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग पेपर 2 के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना चैनल को, भाई सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी अदर लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो कुछ वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी चीज़ों को मैं क्लियर करता चलूँगा विद एक्सप्लेनेशन। हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो यूटेट के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है परसेप्चुअल लर्निंग रिफर्स टू, सीडीपी का क्वेश्चन है भाई। देखो, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। परसेप्चुअल लर्निंग रिफर्स टू यानी कि अवधारणात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखते हैं। फिजिकल मूवमेंट, एस आर कनेक्शंस, रिकॉग्निशन ऑफ फंक्शनल होल, स्टिमुलस डेट फॉलोज द रिस्पॉन्स। तो आपको बताना है कि परसेप्शनल लर्निंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो आपको बताना है। तो हिंदी में देखते हैं। शारीरिक गतिविधियाँ या एस आर संबंध, क्रियात्मक संपूर्ण पुनर्गठन, उत्तेजना जो प्रतिक्रिया का अनुसरण करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवधारणात्मक शिक्षण कहलाता क्या है, यानी कि परसेप्चुअल लर्निंग कहलाती क्या है। तो देखो, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलता है सी? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फंक्शनल एज ए होल। अब परसेप्शनल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये एक इस प्रकार का अधिगम होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो सेंसरी सिस्टम होता है मनुष्य का, यानी कि जो संवेदी संवेदी पेशी हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं। और जिसकी वजह से जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब क्या है, जो भी उद्दीपक होता है व्यक्ति के अंदर, वो इम्प्रूव होता है, उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है। किसके थ्रू? एक्सपीरियंस, यानी कि आपके अनुभव के द्वारा। अब बात करें, एक इसको कंबाइन करें कि परसेप्चुअल लर्निंग क्या है, कि आपके अनुभव द्वारा जो स्टिमुलस है रिस्पॉन्ड करने का, किसी भी चीज़ पर क्रिया प्रतिक्रिया करने का जो स्टिमुलस है, वो क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। और ये चीज़ किसके द्वारा होती है? संवेदी पेशी के द्वारा, यानी कि सेंसरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उसके द्वारा ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है इम्प्रूव होता है थ्रू द एक्सपीरियंस। तो उसी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि अवधारणात्मक शिक्षण, जिसको कहा जाता है क्रियात्मक संपूर्ण पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई सीडीपी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू बोलता है डैश इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम, सो डैट इट बिकेम यूजेबल बाय आवर मेमोरी सिस्टम। इसको डिकोडिंग बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, या फिर रिट्राइवल बोलते हैं। हिंदी में देख लो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानकारी को पहली बार दर्ज करना और पंजीकृत किया जाता है ताकि यह हमारी स्मरण प्रणाली द्वारा प्रयोग करने योग्य हो। इसको विसंकेतन बोलते हैं, संकेतन बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं, या पुनर्प्राप्ति बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं संकेतन। संकेतन का मतलब क्या होता है? एनकोड करना, एनकोड करना, ठीक है। एनकोड मतलब किसी भी चीज़ में आप कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन आप एनकोड करने जिसके द्वारा जानकारी को पहली बार दर्ज किसी भी चीज़ में, मेमोरी में। सपोज ये मेमोरी कैसी हो सकती है? हमारी मस्तिष्क की मेमोरी भी हो सकती है ना, ये कंप्यूटर मेमोरी भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी ब्रेन मेमोरी में या फिर कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम डालते हैं तो उसको बोलते हैं एनकोड करना। और डिकोड करने का मतलब क्या होता है? जब उसको हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो वो डिकोड कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानकारी को पहली बार दर्ज करने और पंजीकृत किया जाता है ताकि वो हमारी स्मरण प्रणाली द्वारा, भाई हमारा जो ब्रेन है उसको इन फ्यूचर में इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संकेतन, यानी कि एनकोडिंग कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इनमें से कौन सा, इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, ये इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है। ध्यान देना, इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट किया है इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग। हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन एक, व्याख्या के दौरान शांत छात्र, एक व्याख्या के दौरान छात्रों की से चर्चा करना, छात्रों से सवाल पूछना, या एक व्याख्यान के द्वारा अधिकतम उपस्थिति। तो प्रेरित शिक्षण यानी कि मोटिवेटेड टीचिंग का सिम्टम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या जो भी आप व्याख्या दे रहे हैं उसके दौरान छात्रों से जो सवाल पूछना क्या कहलाता है? प्रेरित शिक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एज ए टीचर जब आप क्लास को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आप जब
वाद विवाद या फिर प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। और ये प्रश्न कैसे होंगे, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उस लर्निंग से रिलेटेड होने चाहिए ये प्रश्न। तो जो बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चों के द्वारा से जो आप दौरान व्याख्यान के दौरान जो बच्चों से छात्रों से जो सवाल पूछते हैं, तो वो शिक्षण को मोटिवेटेड करते हैं, प्रेरित करते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं क्लास में कि हाँ भाई टीचर उस पर ध्यान दे रहा है। क्वेश्चनिंग स्टूडेंट ड्यूरिंग ए लेक्चर, इससे बच्चा भी इन्वॉल्व होता है टीचिंग में, ठीक है। और बच्चा इन्वॉल्व होगा तो क्लास का एक एटमॉस्फेयर बनेगा लर्निंग का, यहाँ बच्चा बोरियत फील नहीं करेगा। तो ये क्या है भाई, एक मोटिवेटेड लर्निंग का एक साइन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम अयोग्य बालक किसे कहते हैं, आपको ये बताना। हिंदी पैडागोजी, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया भाई, हिंदी पैडागोजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। अधिगम अयोग्य बालक किसे कहा जाता है। अधिगम आपको पता है, अधिगम बोलते हैं लर्निंग को, ठीक है, लर्निंग को बोला जाता है अधिगम, यानी कि लर्निंग के काबिल जो बच्चा नहीं होता है उसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं, जिनका शारीरिक विकास होता है, या जो अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिन्हें सुविधाओं का अभाव होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं। बौद्धिक रूप से दुर्बल का मतलब जिनकी माइंड या फिर आप कह सकते हो ब्रेन पावर लेस होती है, कम होती है, डेवलप नहीं होते हैं पूरी तरीके से जितना उनको डेवलप होना चाहिए। मानसिक रूप से जिनका विकास नहीं होता, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अधिगम अयोग्य बालक बोलते हैं। कहने का मतलब जो हमने चीज़ें पढ़ी थी आईक्यू वाले चैप्टर में, इंटेलिजेंस वाले जो चैप्टर में पढ़ी थी, कि जिनका लो आईक्यू लेवल होता है, तो उसका मतलब क्या है, वो बौद्धिक रूप से दुर्बल रह जाते हैं वो बच्चे, तो इसलिए उन्हें अधिगम अयोग्य बालक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास 5, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए एक उचित लोकोक्ति क्या होगी। हिंदी का क्वेश्चन है भाई, बढ़िया ग्रामर का क्वेश्चन उठाया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कबहू निरश में होई नकागा। और ऑप्शन डी बोलता है जिस पातल में खाना उसी में छेद करना। तो देखो क्या पूछा गया था, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो ये लोकोक्ति का अर्थ होता है कबहू निरामिष होए न कागा। कहने का मतलब है जब भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन्हें किसी की भी कंपनी में रख लो, किसी भी संगति में रख लो, लेकिन वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी इस लोकोक्ति का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है। जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली होती है उसमें जो बच्चे होते हैं उनके कौन से अंगों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग पर बल दिया जाता है। केवल आंखें, केवल हाथ, आंख कान या हाथ, या फिर आंख और कान। तो राइट आंसर है भाई मॉन्टेसरी जो शिक्षा विधि है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें आँख कान हाथ तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चे का। कि सबसे पहले बच्चे को एक बोर्ड दे दिया जाता है जिसमें लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है, तो उसको टच करने के लिए बोला जाता है, तो बच्चा फील करके देख सकता है। फिर उसको रीडिंग करने के लिए दी जाती है, तो वो आँख का भी इस्तेमाल करता है। फिर उसको बोल कर उससे रिपीट करने के लिए कहा जाता है, तो उसके कान का भी इस्तेमाल होता है। तो ये एक पूरी पद्धति होती है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में, तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तीनों चीज़ों का समायोजन किया जाता है जिसमें आँख कान हाथ इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद ए डिफरेंट साउंड। आपको बताना है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये, देख लो आप मैंने क्वेश्चन किस तरीके के मिक्स किए हैं। तो किस चीज़ से डिफरेंट साउंड, इन ऑप्शन में किस वर्ड का डिफरेंट साउंड है, काइट, कूल, केमिस्ट्री, या फिर डी ऑप्शन सिटी। तो आप खुद ही देख सकते हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है सिटी, ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है। ऊपर के तीनों वर्ड का जो स्टार्टिंग का जो साउंड आ रहा है वो सेम आ रहा है। देखो दोबारा सुनना, काइट, ठीक है, कूल यानी कि के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है कूल, केमिस्ट्री यहाँ भी के की आई है, सिटी में अलग हो गई यहाँ पर साउंड। तो ऑप्शन नंबर डी यही पिक करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। कौन सी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ते समय जिससे कि आप पूरा भाव समझ सकें पूरे टेक्स्ट का। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्किमिंग, लाइब्रेरी, स्कैनिंग या अलाउड। तो देखो कोई भी पैराग्राफ आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए दे दिया और आपसे बोला कि इस पैराग्राफ का फटाफट से आप मीनिंग बताओ, तो आप कौन सी रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कि अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप शॉर्ट में जब आप पढ़ते हैं और शॉर्ट में पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ से जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है उस पैराग्राफ का, वो जब आप मेन मीनिंग या मेन ऑब्जेक्टिव निकाल के लाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्किमिंग करना,
ठीक है, स्किमिंग रीडिंग कहलाती है वो। ये ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि आप क्या होते हैं, जो मेन और जनरल आइडिया लेके आते हैं एक टेक्स्ट का, ज़्यादा डिटेल में जाए बिना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9। व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक्स दैट टीचर कैन यूज़ टू टीच राइटिंग स्किल्स टू ए क्लास? कौन सी, इंग्लिश का ही क्वेश्चन है भैया, इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए कन्वर्टेड नहीं है ये क्वेश्चन, इंग्लिश शिक्षण शास्त्र। कौन सी एक सबसे अच्छी टेक्निक होगी जिसमें एक अध्यापक जो है पढ़ा सकता है राइटिंग स्किल्स के बारे में टू ए क्लास? थ्रू डिक्टेशन, इमले के द्वारा, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स और रीराइट दैम, बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़, या बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली? तो आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर है देखो भाई ऑप्शन नंबर सी, बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इट इन दियर ओन वर्ड्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को कुछ फॉर्मल चीज़ें बताएंगे जिससे बच्चा क्रिएटिवली यानी कि रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करे, ऐसे आप उनको आइडियाज़ देंगे और इन आइडियाज़ को बच्चे अपने अपने वर्ड्स या अपने शब्दों में जो है उसको लिखें। तो इससे क्या होगा, बच्चे की राइटिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, साथ साथ उसकी सोचने की थिंकिंग कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आप उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जिससे उसकी सोचने की शक्ति भी बढ़ रही है और जो उसने सोचा है उसको अपने वर्ड्स में लिखना उसकी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 10। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डाला है मैंने, काफ़ी आप लोग बोल रहे थे। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज y, y+3, y+5, y+7 एंड y+15 इज 12। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ये आपको बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज का क्वेश्चन इंक्लूड किया, 5 डिजिट है और जिनका एवरेज कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना। और लास्ट 3 क्या है, y+5, y+7 या y+15। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, y+5, y+15 और y+17, इन लास्ट तीनों डिजिट का एवरेज निकालना है और पांचों डिजिट का एवरेज कितना है 12 है। तो भाई यहाँ से आप क्या निकाल लो, y का मान निकाल लो। y का मान निकल जाएगा तो आप y की वैल्यू इसमें पुट कर देना। y की वैल्यू आप इन तीनों में पुट कर दोगे तो इन तीनों डिजिट को आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना, तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ABCD में आंसर आपका क्या होगा ये आप सॉल्व करके कॉमेंट करेंगे। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 8 को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप पेपर 1 के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, पेपर यूटेट के लिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो शेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप बस इतना काम करिए कि शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।